अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की तारीख में अगर ये कहा जाए कि कुछ नई और अच्छी मिसालें कायम कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। ये इक़दामात मुल्क की तारीख में एक नया बाब तो है, लेकिन इसे अवाम और मुल्क को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही मुल्क की तारीख में सबसे पहले खुद एहतसाबी का नारा लगाया था और परफॉर्म ना करने पर मुल्क की तारीख में पहली बार अपनी काबीना के खिलाफ एक्शन भी लिए। उन्हें कलमदान भी उनके तब्दील हुए, लेकिन एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम इक़दाम उठाया है। आटा और चीनी बहरान पर होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई है। इसके बावजूद कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी जहांगीर तरीन और हुकूमती इत्तेहादियों के अहम रहनुमाओं के नाम भी शामिल थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 25 अप्रैल को फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। जबकि आज शाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियाँ भी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ करते हुए बाबर अवान को पार्लिमानी उमूर का मशीर, जबकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम को वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी लगा दिया है। फ़खर इमाम को खुसरो बख्तियार की जगह ये ओहदा दिया गया है, जबकि खुसरो बख्तियार को इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया गया है, जबकि इससे पहले ये ओहदा हमाद अज़हर के पास था और अब हमाद अज़हर को इसकी जगह वज़ीर सनत का ओहदा दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़म सवाती को नारकोटिक्स कंट्रोल और MQM के अमीनुल हक को वज़ीर बराए टेलीकॉम मुकर्रर कर दिया है। आज़म सवाती इससे पहले वज़ीर पार्लिमानी उमूर थे, जबकि हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी नेशनल फूड के ओहदे से हटा दिया गया है। जबकि ये भी खबरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इन तमाम इक़दामात को आटा और चीनी बहरान पर मंजर आम पर आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट के तनाजुर में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन अफराद के नाम आटा और चीनी बहरान की रिपोर्ट में नहीं है, उनकी वजारतें क्यों तब्दील की गई हैं? क्या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अपनी वजारतों में? और अगर वाकई ऐसा ही है तो जो शख्स एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो दूसरी वजारत में कैसे परफॉर्म कर पाएगा? टीम तो वज़ीर-ए-आज़म की वही है, बस बैटिंग ऑर्डर तब्दील हुआ है। तो क्या बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली से मैच जीता जा सकता है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात तहरीक इंसाफ की रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा आपका। ज़रताज गुल साहिबा जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत अच्छा इक़दाम है। माजी में ऐसे कभी भी ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया। आप देख लें, हमूदुर रहमान कमीशन से लेके एबटाबाद कमीशन तक सब आज तक कहते हैं कभी किसी रिपोर्ट को इस तरीके से पब्लिक नहीं किया गया। बहुत अच्छा इक़दाम है, हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जो लोग ज़िम्मेदार ठहराए गए हैं इस रिपोर्ट में, जैसे खुसरो बख्तियार साहब जो है, वो क्या ये अच्छा ना होता कि तब तक उनको कोई ओहदा नहीं दिया जाता जब तक 25 अप्रैल तक फ्रांसिक रिपोर्ट फाइनल कोई रिपोर्ट ना आ जाती? ये जो इक़्तिसादी उमूर की वजारत उनको दे दी गई है, ये तो उनकी प्रमोशन हो गई है। ये डिमोशन तो कहीं से भी नहीं है कि आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आपने जो है ना वो गलत काम किया, आपको जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ये क्या ही अच्छा होता कि उनको तब तक कोई वजारत दी ना जाती जब तक फ्रांसिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर ना आ जाती। थैंक यू शाज़िया। सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई जो आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, सबसे पहली बात यह कि कौम को भी मुबारकबाद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इतने करेजियस जो उन्होंने ये फैसले किए हैं, इसके ऊपर भी मैं समझती हूँ कि कौम इंतहाई खुश है, क्योंकि ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो कभी झुकाया नहीं जा सकता, बिक नहीं सकते, किसी माफिया से लड़ते हुए बिल्कुल घबराते नहीं है। और ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने 72 साल रिकॉर्ड तोड़ा है कि कभी कोई रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती और जो कमीशन होता है, इंक्वायरी कमीशन, उसको मनोअन उनके फैसलों को तस्लीम किया जाता है और फिर इस रिकॉर्ड को पब्लिक भी कर दिया जाता है। आज तक तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें इनएविटेबल थी या पहले से डिसाइडेड थी। फॉर एग्जांपल, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने चूंकि ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने MQM का एक था राइट था, उन्होंने कहा था कि जी हमें एक और वजारत देनी, तो वो उन्हीं को ही देनी थी। पंजाब में अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है पंजाब में कि जो फूड डिपार्टमेंट था या जो फूड मिनिस्ट्री थी, उन्होंने उस डिपार्टमेंट ने गंदम अपने टास्क से थोड़ी सी कम खरीदी। सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर भी अगर आप देखें तो मॉरल ग्राउंड बड़ी हाई है
कि समीला चौधरी साहब ने इस्तीफा भी दे दिया है और उनके जो सेक्रेटरी थे उनको OSD भी बना दिया गया। ये सिर्फ अभी कल रिपोर्ट आई और आज की ये, क्योंकि जारी बात है ये जो आटा चीनी ये चीजें ये तो बेसिकली तो उसके पास आती हैं, प्रोविंसेस के पास। इसी रिपोर्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो सिंध गवर्नमेंट थी उन्होंने तो अपने टास्क से एक बोरी भी नहीं खरीदी और जो पिछला रिकॉर्ड था जो बोरियां थी उसको भी तमाम बोरियां और वो चोरी कर ली और वो उसमें से जो है वो चीनी के बजाय या गंदम के बजाय स्पेशली उसके अंदर आटे बहरान के अंदर चूंकि सिंध हुकूमत कहा था तो उसके अंदर तो वो मिट्टी की बोरियां निकली और वो सारी अरबों रुपए की उन्होंने खुरबुद कर दी। तो उन्होंने तो किसी को नहीं हटाया। तो जहां तक खुसरो बख्तियार की बात है कि उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ और उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। शाजिया मैं इसलिए खुसरो बख्तियार के ऊपर स्पेशली इसलिए कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि देखिए कल 11:30 पे कैबिनेट की मीटिंग है एंड ऑफ कोर्स आई एम अ कैबिनेट मिनिस्टर टू। मैं वहां पे इनवाइटेड हूँ। सिचुएशन मुझे तब ज्यादा क्लियर होगी, मैं उसके ऊपर स्टेटमेंट देख सकूंगी कि खुसरो बख्तियार साहब ने अपनी क्या एक्सप्लेनेशन दी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका इस्तीफा कबूल किया है या उनको नहीं दे रहे। मैं समझना चाह रही है। खैर अच्छा इसी रिपोर्ट में जो लिखा है नहीं जो सिचुएशन है मैं उसके ऊपर प्रीडिटरमेंट तो कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो पब्लिक हुई है उसमें कहा गया है कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो उस वक्त मुल्क में चीनी ज़रूरत से ज़्यादा थी, इसलिए मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद जो सनत व पैदावार की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की सिफारिश की। अब जिसने सिफारिश की उससे पोर्टफोलियो ले लिया गया है, मुशीर तिजारत जो रज़ाक दाऊद है, लेकिन जिसने इसकी मंजूरी दी ECC ने, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, फिर तो जो इसको चेयर कर रहे हैं, फिर आप देखें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में कौन कौन सा वजीर बैठता है, फिर तो सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। अगर शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसने सिर्फ सिफारिश की कि एक्सपोर्ट किया जाए 10 लाख टन चीनी को, उनको उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया, लेकिन इक़्तिसादी कमेटी जिसने मंजूरी दी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात ये शाजिया कि जो वाजिद जिया साहब की रिपोर्ट है ना, एक तो ये कि मैं भी यही समझती हूँ कि ये टूथलेस बिल्कुल नहीं था ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन। ये जब हमारे पास कैबिनेट में आए थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी भी ख्वाहिश थी और हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि एक अरसे से हम एक माफिया की पीछे और शुगर माफिया की पीछे, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क में बाकी तमाम एग्रीकल्चर को, इवन कॉटन को और तमाम इंडस्ट्री को, फसलों को हटा के एक 35-40 साल से अगर आप देखें तो वो शुगर को प्रमोट किया गया। और अगर मुल्क में शुगर जो है वो बिल्कुल मौजूद थी और सरप्लस थी और उसको एक्सपोर्ट किया गया और एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी भी दी गई, इन दोनों चीजों में तो कोई गलत बात है ही नहीं। बिल्कुल गलत बात नहीं है, सब्सिडी लेना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उन हालात में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अगले साल गन्ने की कम पैदावार का ये शोबा भी जाहिर किया था और इस पर तशवीश का इजहार भी किया था। इसके बावजूद एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, सिफारिश की शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ECC ने इसकी मंजूरी दी, उसके बावजूद जब वार्न किया गया था। तो मैं यही मैं शाज़ा यही कह रही हूँ, तो इसके बावजूद भी लेकिन जो रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं जो हमसे, क्योंकि ये बड़ा हाई इंक्वायरी थी, इसके अंदर IB भी शामिल थे, इंटेलिजेंस भी शामिल थे, एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, FIA खुद लीड कर रहा था, वाजिद जिया साहब खुद लीड रहे थे। और पनामा केस में सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो रिपोर्टिंग की थी और जो उन्होंने कमीशन और जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे। तो उस लिहाज से इसको हमने टूथलेस तो बनाया ही नहीं था और हमने मनवान इस रिपोर्ट को तस्लीम किया है। लेकिन जारी बात है इसी कमेटी ने, खुद ही इंक्वायरी कमेटी ने जो सिफारिश की है कि फॉरेंसिक्स रिपोर्ट हम लोग को 25 अप्रैल तक जो है मैं परमिशन दे दी जाए। तो शाहजा ये यकीन रखिएगा, जिस तरह पहली दफा ये दुनिया की तारीख में हुआ है कि लोगों से इस्तीफे भी लिए गए हैं, लोगों को OSD भी किया गया है, लोगों से एक्सप्लेनेशन भी कॉल की गई है और पहली दफा रिपोर्ट पब्लिक मेरा सवाल वही, तो ऑनली 25 जो है जिन लोगों ने मंजूरी दी उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, रिपोर्ट के मुताबिक तो फिर होना चाहिए। जी शाहजा वही कह रही हूँ कि जो भी इसके अंदर 25 अप्रैल को जो फॉरेंसिक्स रिपोर्ट आ जाएंगी उसका वेट करें। जहां इतना पहली दफा अगर हम लोगों ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है, किसी गवर्नमेंट ने, इतना बहादुर प्राइम मिनिस्टर है जिसके पीछे, जिसके अपने कोई मिले नहीं है, जिसके अपने कोई कारखाने नहीं, अपनी फैक्ट्री नहीं है, उसने सिर्फ एक एस प्राइम मिनिस्टर कौम से वादा किया था कि मैं आपके खुद एहतसाबी भी करूंगा और आपके सामने जो भी माफिया को उसके ऊपर हाथ भी डालूंगा। तो अभी हाथ डल भी रहा है, रिपोर्टें वाज़ेह भी हो रही हैं, सिर्फ फॉरेंसिक्स का इंतजार है। ये प्रॉमिस है शाहजहां इस कौम से कि जिस ट्रस्ट भी रखें
कि ये जब पहली दफा है तो वो भी पहली दफा होगा कि जो माफिया और जिसने जानबूझ के इसमें कर्टेलिंग की होगी या जानबूझ के बहरान किया होगा जी, या जो फायदा उठाया होगा उसको जो है वो पिनलाइज भी किया जाएगा, उनको सजाएं भी दी जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज ना भूलें, 3 अरब की सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट ने दी, ICC ने रिपोर्ट की है, लेकिन ये 2015 से लेकर 2019 तक रिपोर्ट है। तो पिछले 3 सालों में तो जो है वो बेसिकली 22 अरब की टोटल सब्सिडी तो PMLN की गवर्नमेंट ने दी है, हमने तो नहीं दी है। और उसके अंदर भी आपको पता है कि चौधरी शुगर मिल, चौधरी मुनीर साहब की जो मिले वो मेरे अंकल तो नहीं है, वो तो इसके मरियम नवाज के समधी हैं। शरीफ ग्रुप का इसमें नाम है, ओमनी ग्रुप का इसके अंदर नाम है, सलमान शहबाज का नाम है, जिन्होंने 1 अरब 40 करोड़ की सब्सिडी ली है। तो इन सबका इस रिपोर्ट में जिक्र है, लेकिन उनका जिक्र ज्यादा नहीं हो रहा। ज्यादा जिक्र जिनका हो रहा है वो तो आपके सामने के तमाम। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात मेरे साथ थी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है तो दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में आपसी जंग भी जारी है, जो कि यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है और इंतहाई अफसोसनाक अमर भी है। मुल्क भर में हिफाजती किट्स की अदम दस्तियाबी पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है यह एहतजाज कर रहा है। ऐसा ही एक एहतजाज आज कोयटा में भी हो रहा था और मुजाहिरीन सिविल अस्पताल से मार्च करते हुए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँचे थे कि उस दौरान पुलिस ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया और कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी सर्विसेज का बायकॉट कर दिया और काम को ही रोक दिया। जबकि यंग डॉक्टर्स के बाद अब सीनियर डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी है। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर यासिर खान का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया, इन्हें बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 150 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि SSP ऑपरेशन के मुताबिक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इन्हें खिदमात ना देने पर खुद ही सोचना चाहिए। डॉक्टर्स भले ही तनकीद करें, नारे लगाएं, लेकिन सर्विसेज तर्क नहीं करनी चाहिए। लियाकत शाहवानी ने यह भी दावा किया कि हिफाजती किट्स फराहम कर चुके हैं, सिर्फ गॉगल्स का मसला आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सामान खरीदने के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए जारी तो किए हैं, इसके बावजूद कोरोना से हिफाजती सामान जो है इसका क्यों नहीं खरीदा जा सका है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने, और डॉक्टर यासिर हैं सदर यंग डॉक्टर्स बलूचिस्तान। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग एहतजाज कर रहे थे, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आप बकौल आपके कि दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया, इस तरीके से पुलिस ने आप लोगों को ट्रीट किया। लेकिन जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है लियाकत शाहवानी साहब, वो कहते हैं कि कैसी भी सूरत है, आप लोग एहतजाज करें, कुछ भी करें, हिफाजती किट्स मिले ना मिले, भैया आप लोगों को अपनी सर्विसेज को उसका बायकॉट नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इट्स ओके, अगर आप लोगों को हिफाजती किट्स नहीं भी मिल रही हैं, एटलीस्ट आपको अपनी सर्विसेज को तो बंद नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि आपको पता ही, हमारा मसला यहाँ पे ये है कि समझने वाले लोग नहीं है, नॉन टेक्निकल लोग, जिनको हम समझा के लियाकत शाहवानी साहब, आपको समझ नहीं आएगी ये चीजें। 1 महीने से हम थक चुके हैं आपको समझा के। ये कहते हैं कि शेख जायद अस्पताल में कोरोना के पेशेंट है। खुदारा इस बात को समझे, जो हम एहतजाज करें, हमें PPE सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल हॉस्पिटल में चाहिए। यहाँ पे हमारे 20 डॉक्टर 1 हफ्ते के अंदर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है, इसको ये पता, एक PPE किट अवेलेबल नहीं है। गूगल की बात, यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, यहाँ पे तमाम मीडिया मौजूद है। लियाकत शाहवानी साहब को कहें आप अभी पहुंचे यहाँ पे, पूरे मीडिया के साथ पहुंचे, और हमें ये सब आप मतलब ये हुआ कि किसी किस्म का कोई आप लोगों को सामान आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया गया है हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल नहीं दिया गया, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, और झूठ पे झूठ। यहाँ इस हद तक के 20 डॉक्टर्स हमारे इस अस्पताल में इन्फेक्ट हो चुके हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स। इसमें कोयटा में टोटल 40 केसेस नए आए, 40 में से 20 हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। इनको खुदारा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अभी तक इनको मैं 1 महीने से हम डॉक्टर समझा के थक गए, इनको ना समझ आ रही है, ना ये समझना चाहते हैं। इनको ये पता नहीं कि PPE होता क्या है। अभी तक सिविल अस्पताल और BMC में एक PPE नहीं मिला, और केसेस डॉक्टर के वो इन हॉस्पिटल में आ रहे हैं।
ये फिर जाते हैं कि शेख। तो जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया वो अभी तक गिरफ्तार हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया उन्हें, उन डॉक्टर्स को? नहीं, वो डॉक्टर्स अभी तक हमारे पास वापस नहीं आए। किन किन थानों में रखे गए उनकी तस्वीर हमारे पास पहुंची है। उनको न सिर्फ रोडों पे मारा गया है डंडों से, उनको उनके थानों के अंदर भी वहां पे उन पे तशद्दुद हुआ है। उनकी तस्वीर जरा मैं आपको दिखा दूं तो हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। 20 से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे इस टाइम वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। एक डॉक्टर की फैमिली में 8 बंदे वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। 40 से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे क्वारंटाइन हो चुके हैं। इस हुकूमत ने एक डॉक्टर्स को इनसे पूछे कि इन्होंने अभी तक किसी एक डॉक्टर से राब्ता किया कि वो कहाँ पे है। सुन ले, अब लियाकत शाहवानी साहब भी साथ है, जरा उनकी भी सुन ले। लियाकत शाहवानी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स का काम ऐसा काम है कि इन्हें हर हाल में अपने पेशेंट को देखना ही देखता है, यही इनके काम की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं। अगर ये कहें कि वो हर हालत में जो है ना, और ऐसी वबा में जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना दुरुस्त है कि बिल्कुल उन्हें चाहिए कि हर हाल में, अगर डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे, अगर वो खुद ही इस वबा से लड़ते लड़ते जो है ना अपनी जानें देते रहेंगे, तो फिर आप लोग कहाँ से ढूंढेंगे डॉक्टर्स? तो बेहतर नहीं है कि इन लोगों के जो सामान, वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई सामान नहीं मिला। अब इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर्स के साथ ये सलूक, एक तरफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जो कोरोना से बेचारे मरीज पड़े उनका इलाज करें, और दूसरी तरफ जब वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें चीज़ें दें, उनको इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब जो टेक्निकल हमें नॉन टेक्निकल कह रहे हैं, हमने भी कभी दावा नहीं किया कि हम सब जो है ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट के सारे पॉलिटिशियंस या जो गवर्नमेंट को जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सब डॉक्टर बन गए। नो, जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी प्रोक्योरमेंट है, हमारी एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें सीनियर मोस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शीरीन साहब की सरबराही में है, और उसमें सारे वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टर साहिबान हैं। टेक्निकल जितने भी डिसीजन है वो एडवाइजरी बोर्ड लेती है डॉक्टर शीरीन साहब की सरबराही में। नंबर 1, डॉक्टर शीरीन साहब एपेक्स कमेटी और कोर कमेटी का हिस्सा है जो ये तमाम ओवरऑल डिसीजन लेती है। उनके प्रपोजल पे हम जो है प्रोक्योरमेंट करते हैं, अपने ब्याह पे नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हम डॉक्टर साहबान को सलूट भी पेश करते हैं, उनके डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट, उनकी खिदमत के जज्बे को। 5 रोज कबल इसी पुलिस ने इन्हीं डॉक्टर साहबान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब 4 रोज कबल BMC जाके इन्हीं डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। हमारे DG साहब वहां पर जाते रहे। अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहबान जो किट्स का डिमांड कर रहे हैं, हम उससे भी बढ़कर ये किट्स फराम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते में 50,960 सिर्फ N95 मास्क हमने डिफरेंट हॉस्पिटल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 32,000 सर्जिकल मास्क, 25,000 ग्लव्स और 10,000 कैप्स। अब 2,000 हमने PPE किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है वो हमने फराम किए। अब किट्स कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही पैक में आपको मिलेगा। उसके कंपोनेंट्स हैं, मास्क है, कैप है, ग्लव्स हैं, गाउन है। तो हर डॉक्टर को पूरी किट मिलनी चाहिए ना, जिसमें ये तमाम इक्विपमेंट हो। एक तो नहीं किसी को मास्क मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए। जी, एक इक्विपमेंट का शॉर्टेज है जिसको कहते हैं गॉगल्स ग्लासेस हमारे पास नहीं। और हम डॉक्टर साहिबान के पास गए थे, CM साहब खुद, हमने उनसे पूछा कि भाई पूरा अपना डिमांड बताएं, उस मुताबिक हम फराम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो इसमें कोरोना के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल। 225 बेडेड है, इसमें 160 पेशेंट मौजूद हैं इस वक्त, और इन डॉक्टर्स को मुकम्मल किट्स हमने फराम किए। अगर किट्स फराम नहीं करते तो डॉक्टर साहबान भी इनके साथ एहतजाज करते हैं, वहां पर इलाज सड़कों पे। अगर आप लोगों ने सब कुछ दिया हुआ है जी मैं बता रहा हूं शाजिया, ये सूरत हाल। अब फर्दर हमने क्या किया है कि 7,50,000 N95 मास्क के जो ऑर्डर है हमने चाइना में प्लेस किया है। 4,500 PPE, 4,000 फुल बॉडी प्रोटेक्टिव गेयर्स, ये ऑर्डर प्लेस्ड है। लेकिन बैक वक्त दुनिया में कोरोना का इशू चल रहा है, ये जो आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इसकी शॉर्टेज है। और दूसरा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ रहे हैं, स्केड्यूल डिस्टर्ब है, शिपमेंट में इशू हो रहा है, हमें भी हो रहा है, दीगर सूबों को भी हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी। हमारे पास जितना भी सामान हमने प्रोक्योर किया है फेडरल गवर्नमेंट से मिला है,
हमने इन हॉस्पिटल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपने घर नहीं ले गए। आज हम मशहूर हैं, MRDL एक चाइनीज कंपनी जो माइंस के शोबे में बलूचिस्तान में वो काम करती रही है, उन्होंने C-130 तैयारे में काफी सारा इक्विपमेंट भिजवा दिया है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने भी भिजवाया है। ये सारे डॉक्टर साहबान में हमने तकसीम करने हैं, हमने घर नहीं ले जाना। अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो फिर इनके साथ तो कोई बात तो करें, इन्हें बताएं तो सही कि कब तक सामान पहुंच जाएगा, कब तक आप इन लोगों को दे देंगे। और ऊपर से जो इन लोगों के गिरफ्तार डॉक्टर्स हैं, जाहिर है उनकी बिरादरी के लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? नहीं, ये उनकी बिरादरी के नहीं, हमारे बिरादरी के हैं, हमारे भाई हैं। फ्रंट पे जाके ये पेशेंट्स कोरोना को कम्बैट कर रहे हैं। गिरफ्तारी बाहालत मजबूरी हमने की थी। तो तशद्दुद किस हालत में किया है? कि पहली तो ये है, तशद्दुद क्यों किया है फिर? मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। गिरफ्तार जितने हमने किए थे, उसी वक्त दोपहर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इनको रिलीज करने के अहकाम जारी करनी है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस वक्त अभी कोई अरेस्ट नहीं है, खुद डॉक्टर साहबान वहां पर थाने में बैठे हुए हैं। आपके शो के तवज्जो से डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूं, डॉक्टर साहब हमने दोपहर ही को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको रिलीज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अच्छा, हमारे तरफ से वो अपने घरों को जाए, खुद बैठे हुए हैं, बराए करम चले जाएं। लियाकत शाहवानी साहब कह रहे हैं डॉक्टर्स को रिलीज करने के अहकाम दोपहर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जारी कर दिए थे, वो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं वहां पे। जहां ये भी अहकामा, इनको ये तक पता नहीं है कि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कहां की थी। डॉक्टर्स, हम जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे वो तमाम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हमने कोई स्ट्राइक नहीं की थी। जो जिनकी ड्यूटी नहीं थी, हम बिल्कुल कुछ डॉक्टर, और वो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक, हम अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक गए थे, वहां पे बैठे थे। लेकिन उसके बाद गाड़ियों में किस तरह घसीटा गया, किस तरह डाला गया, फिर एक बैठक में 50-50 लोगों को डाला गया। ये जो रूल्स हमें बताते हैं, आप डॉक्टर हम हैं, खुदारा हमें ना सिखाएं कि मेडिकल क्या होता है, कैसे बचना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर यंग, डॉक्टर बलूचिस्तान, लियाकत शाहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत में साथ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र पूरी दुनिया की मईशत का जो पहिया है ये हिल कर रह गया है। दुनिया भर के ममालिक अपने अवाम और मुख्तलिफ शोबाजात को खुसूसी पैकेजेस दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम के लिए 1200 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जबकि मुल्क में तामीराती शोबे को सनत का दर्जा देते हुए खुसूसी मराद का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को दिए गए पैकेज के मुताबिक इस साल तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन के बारे में सवाल नहीं होगा, मतलब नहीं पूछा जाएगा आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तामीराती शोबे पर टैक्स की शरह फिक्स रहेगी, जिसके नतीजे में इस शोबे के टैक्सों की मजमूई शरह जो है वो कम हो जाएगी। स्टील और सीमेंट के अलावा तामीराती मवाद और खिदमात पर सर्विसेज टैक्स भी मुआफ़ कर दिया गया है। इसी तरह अगर कोई अपना मकान फ़रोख्त करेगा उससे कैपिटल गेन टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती शोबे को दी जाने वाली इस कदर मराद को मुस्बत और मनफी पहलू दोनों तरफ से देखा जा रहा है। मुस्बत पहलू यह है कि इससे पहले तामीराती शोबे के लिए इतना बड़ा पैकेज और इतनी मराद का ऐलान पहले तो कभी नहीं हुआ था, जबकि मनफी पहलू यह है कि इसमें तामीराती शोबे में की जाने वाली सरमायाकारी का ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा, जिससे यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के हवाले से FATF के जो खदशात हैं यकीनन दोबारा से जन्म लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि FATF का हमेशा ये मेन मुतालबा रहा है कि जो ब्लैक मनी जो के सोर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ये सूरत हाल पाकिस्तान को यकीनन एक बार फिर से मुश्किल में डाल सकती है। कोरोना से मुतासिर होती जो मैशियत है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तामीराती शोबे के लिए खासतौर पर मराती पैकेज का ऐलान किया है, कितना फ़ायदा होने जा रहा है इससे जो बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। आरिफ साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, बड़ा अच्छा एक पुरकशिश पैकेज है बिल्डर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तामीराती शोबे में मतलब सरमायाकारी करें, कोई नहीं पूछेगा पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाया। देखा जाए तो हुकूमत एमनेस्टी स्कीम एक तरह से लेके आई है, लेकिन नाम एमनेस्टी स्कीम नहीं है, रिलीफ पैकेज रखा गया है। और इससे पहले माजी में हम देखते रहे जब भी ऐसी कोई स्कीम आती है 1 या 2% पेनल्टी डालते रहे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही 0% है। तो कितना आप लोगों के लिए इसमें अट्रैक्शन है, एक बात। दूसरी बात कि आप वाकई इंडस्ट्री बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, बहुत ज़्यादा हर कोई इन्वेस्ट करेगा इसमें। आप देखिए, इसमें जो ये प्रोविजन के आपको वेल्थ रिकंसिलिएशन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, या आपको इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं पूछा जाएगा,
ये एक्चुअली सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो उन जो अपार्टमेंट घरों के जो बायर्स हैं जो दुकानों के और ऑफिसेस के जो बायर हैं, ये ज्यादातर उनके लिए आई थिंक ज्यादा सूदमंद है। जहां तक कि जैसे आपने खुद ही कहा कि पिछले 2 एमनेस्टीज आई थी, इसमें मुझे लग रहा है कि जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने तो जो है वो काफी हद तक अपनी वेल्थ को जो है वो वाइट कर लिया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को मौका मिला ब्लैक मनी को वाइट करने का, ये बात दुरुस्त है? मौका जरूर मिलेगा, बट जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जो डेवलपर है उसके पास तो जमीन जो है वो ऑलरेडी होती है। अगर उसके पास जमीन है तो फिर उसके बाद उसको ज्यादा कोई और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। आपको तो पता है कि फिर जो इंस्टॉलमेंट से जब वो लॉन्च करता है और फिर जो इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं, उन इंस्टॉलमेंट से ही उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट की तवज्जो भी इसमें मंजूर कराई है कि जब वो नोटिफिकेशन बनाए तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि ये फैसिलिटी जो है वो जो बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं, जो घर के बायर्स हैं, जो ऑफिसेज दुकानों के बायर्स हैं, उनसे जो है वो सोर्स न पूछा जाए। क्योंकि जब डेवलपर्स बेच रहे होते हैं तो जो बायर होता है वो कहता है कि भाई हमने तो भाई ने पैसे जमा किए हैं, बाप बेटों ने पैसे जमा किए हैं, हमारे पास तो कोई टैक्स का हिसाब जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हम तो आपको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको कैश पेमेंट करेंगे। तो वो डेवलपर जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो आई बिलीव कि ये जो फैसिलिटी देने से तमाम जो बायर्स हैं उनका वो खदशा जो है वो दूर हो जाएगा। वो जब अपने लिए अपना घर या अपना दुकान या अपने ऑफिस खरीदने आएंगे तो उनसे जो है वो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट का सोर्स जो है वो क्या है, या क्या आपने इनकम टैक्स की वेल्थ रिकंसिलिएशन आपके पास अच्छा, ये मौजूद है या नहीं है। सिर्फ इस साल के अगर आपने अपने को कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, ये सिर्फ प्लॉट्स के लिए नहीं कि आप प्लॉट लेकर रख ले और बाद में उसको प्रॉफिट पे बेचें, ये पैकेज उस चीज के लिए नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन भी करना होगी। तो ये सिर्फ इस साल के लिए है? आपको लगता है ये मुद्दत कम है? अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन अपनी शुरू करनी है तो 6, 7, 8 महीनों में कैसे ये मुकम्मल हो जाएगा ये टारगेट पूरा? नहीं, ये जो प्लान है ये दिसंबर 22 तक के लिए जो है अभी प्लान है, और जो नोटिफिकेशन बन रहा है उसमें ये बताया गया कि वो दिसंबर 22 तक होगा। बल्कि फिर उसके बाद भी आई बिलीव कि इसको जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो उसमें 3 से 5 साल जो है वो लगते हैं। तो ये जो चीज, और आपने बहुत सही कहा कि ये प्लॉट खरीदने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है या आप बिल्डअप प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे उसके लिए जो है ये, या आप अगर प्लॉट खरीदते हैं तो उस पे आपको एक सर्टेन वक्त में, पीरियड में आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करना होगा। ये खाली प्लॉट के लिए फैसिलिटी। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हबीब साहब कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से लोगों की मईशत जो है, और स्पेशली जब से हुकूमत आई है तो लोगों की इकॉनमी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों के पास इतना रोज़गार नहीं है। लेकिन अब जो आप लोग ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा रिलीफ पैकेज एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, सप्लाई तो होगी, मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट भी करेगा, घर भी बनेंगे, बिल्डिंग्स भी बनेंगी, तो क्या इस बात का तयन भी कर लिया गया है कि डिमांड भी होगी कि नहीं होगी, कोई खरीदने वाला भी होगा कि नहीं होगा, जो हालात चल रहे हैं लोगों के? जी, इसमें 2 तरीके के जो है वो वसाइल का इंतजाम किया गया है। एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग के सिलसिले में, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के सिलसिले में जो हुकूमत ने 30 बिलियन रुपीस की एलोकेशन की है, और उसमें तजवीज ये है कि जो बायर्स होंगे उनको 70% जो है वो कर्जा दिया जाएगा 5% या 6% के ऊपर, और इससे ऊपर का जो भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट खुद अपने सर पे ले लेगी। तो लोगों को अगर 5% पे जो है वो कर्जे पे 10 साल, 15 साल, 20 साल के अगर ये पैसे अवेलेबल होंगे तो ये किराए से भी कम पड़ेगा, और किराए से कम पड़ेगा तो लोग जो है 10 साल तक, जैसे उन्होंने अगर किराए के बराबर पैसे दिए तो वो प्रॉपर्टी या उनका घर ही अपना हो जाएगा, और फिर फायदा होने वाला है डेफिनेटली। ये ज्यादातर आम आदमी के फायदे के लिए ही जो है ये सारी एक्टिविटी है,
और ये जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार जो है वो अवेलेबल होगा, और रोजगार अवेलेबल होगा तो आपको पता है कि डेली वेजेस वगैरह सारे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र मुल्क भर में गैर मामूली इकदाम हो रहे हैं। ऐसे इकदाम तालीमी शोबे में भी किए गए हैं और हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारों में 31 मई तक तातीलात का ऐलान किया, जिसके बाद ये सवाल पैदा होने लगा था कि इन तालीमी इदारों में छुट्टियों के बायस क्या फीसें अदा करना होंगी या नहीं करना होंगी, जिस पर आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि छुट्टियों के दौरान पंजाब के तमाम निजी स्कूलों की फ़ीस 20% कम होगी और सिर्फ माहाना बुनियादों पर ही स्कूलों में दी जाएगी। मतलब कि स्कूल वाले जो माहाना बुनियादों पर फ़ीस वसूल करेंगे, इकट्ठी नहीं ली जाएगी। उस दौरान स्कूलों को तमाम असातिज़ा और अमले की तनख्वाहों की मुकम्मल और बरवक्त अदायगी का पाबंद बनाया जाएगा और किसी स्कूल को असातिज़ा या अमले को निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि इससे पहले वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने ट्विटर पर कहा था कि जो स्कूल जो है वो असातिज़ा को तनख्वाह नहीं देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम निजी स्कूल असातिज़ा को रेगुलर जो है वो तनख्वाहें देंगे। जबकि इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल मालिकान पंजाब हुकूमत के सामने डट गए हैं और 20% फीसें कम करने की हुकूमती तजवीज़ मानने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। और वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज भी ये कहते नजर आए कि हम सबको रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान साथ नहीं दे रहे हैं। अब ये मामला आगे सारा कैसे चलेगा? स्कूलों वाले जो हैं, क्यों ये निजी स्कूलों वाले क्यों उनकी बन नहीं पा रही है, क्यों वो हमेशा हुकूमतों के सामने जो इस तरीके से डट जाते हैं? मैं बात करूंगी वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, ज़ाहिर है जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरी भी बेटी स्कूल जाती है, मुझे भी फैसला बहुत अच्छा लगा जब ये पता चला कि आप लोगों ने फैसला किया है कि छुट्टियों के दौरान पंजाब के तमाम निजी स्कूलों से फ़ीस जो है वो 20% कम ली जाए। आप 20% कम लेने की बात कर रहे हैं। मुझे अपनी बेटी के स्कूल से फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी कि 5% इजाफे के साथ जो है ना आपने फ़ीस देनी है, क्योंकि सितंबर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था ना, आपको भी याद होगा कि सिर्फ फ़ीसों में 5% तक का जो है ना वो इजाफा किया जाए। वो लोग स्कूलों वाले आपके हुक्म को नहीं देख रहे हैं कि आप लोगों ने 20% कमी का कह रहे हैं। भाई वो तो 5% इजाफे के साथ ले रहे हैं, आप लोगों की इस नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है? शाजिया, ये फैसला मैंने भिजवाया था 29 मार्च को। प्राइवेट स्कूल्स के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। उन्होंने क्लियरली मुझे कह दिया था वहाँ पे मीटिंग में बैठ के वो लोगों को किसी किस्म का डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सोचें कि जिन लोगों ने, जिनके बच्चों की वजह से ये अरबपति लोग बने हैं, करोड़पति लोग बने हैं, इस क्राइसिस के अंदर जो क़यामत का समा है इस वक्त सारी दुनिया पे, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं सारी दुनिया पे, वो लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। इमेजिन, ये है इनका असल चेहरा। प्राइवेट स्कूल हुकूमत कमजोर पड़ गई इनके सामने, इनके रवैये के सामने। नहीं, आप मेरी ना बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो उस दिन इनको कह दिया, मैंने कहा जी ये चीजें हम करने जा रहे हैं, 20% कम, टीचर्स को फायर नहीं किया जाएगा, उनको पूरी सैलरी मिलेगी और मंथली आप फीस लेंगे। उन्होंने कहा जी आप हमें डिक्टेशन दे रहे हैं। मैंने कहा जी डिक्टेशन की बात है, क्योंकि मुल्क में क्राइसिस है, हमने रिलीफ देना लोगों को, इसको आप डिक्टेशन समझें या आप समझेंगे मैं आपका राय लेना चाह रहा हूं, आपकी मर्जी है। आज वो नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला आप देख लेना हो जाना है। अनाउंस तो पहले हो गया, सो विल बी डन। अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना तो जो लोग ले रहे हैं वो क्या करें? जो बेचारे मजबूरी के मारे दे रहे हैं वो क्या करें? फिर वो वापस तो नहीं करेंगे स्कूलों वाले? नहीं, उसको हम आगे एडजस्ट करवाएंगे। देखें, ये पहले भी हो चुका है, मैं आपको बताता हूं। जब पहले साकिब निसार साहब ने कम की थी ना फीसेस, और लोगों ने दे दी भी थी फीस, वो फिर आगे अगले महीनों में एडजस्ट हुई थी। ये भी इंशाल्लाह ताला जिन्होंने दे दी भी है वो एडजस्ट करेंगे, और जिन्होंने देनी है वो मत दें। हमारे बच्चों की तो कोई एडजस्ट नहीं हुई, कहाँ पे आपने एडजस्ट करवाई है? कोई किसी के स्कूल में किसी के बच्चे की फीस जो है ना वो एडजस्ट नहीं हुई है। आप लोगों ने 20% कमी का कहा था, कभी नहीं 20% कम हुई। स्कूल वैसे ही ले रहे हैं। आपने जो अपना पहले बताया ना 5% वाला, ये आपका मसला कल सुबह इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर दें जो आपको फी बिल आया है, ठीक है क्या? और आपका ये 5% वाला मसला कल सुबह हल हो जाएगा। आपको वो 5% देने की भी जरूरत नहीं है, और
आप मंथली फी देंगी, आप 2 महीने की भी इकट्ठी नहीं देंगी। और जिन पेरेंट्स ने अभी तक फी बिल जमा नहीं करवाए वो इंतजार करें रिवाइज्ड फी बिल का, जो सिर्फ उनको 1 महीने का आएगा 20% डिस्काउंट तक, तब तक फीस देने की कोई जरूरत नहीं। तो अब अगर ये 20% करते हैं एज पर योर नोटिफिकेशन, क्या करेंगे आप लोग? कल हम एक इमरजेंसी नंबर एक लाइन दे रहे हैं, वहां पे ये हमें एग्जैक्टली अब अपना बताएं केस के स्कूल का है, पूरे पंजाब के लिए वो नंबर है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वहां पे बंदा, हमने पूरी टीम बिठाई हुई है जो कि इसको आंसर कर रही होगी। हम खुद पर्सनली इन चीजों के साथ इस दफा डील करें। डॉक्टर साहब, आप मेरे प्रोग्राम में जब आए थे, जब हमने कहा था कि 20% कम करने का जो आप लोगों ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट का इवन ये ऑर्डर था, जब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने ये बोला कि हम इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, हमने ओवर 90 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। अब 2015 में राना मशहूद साहब जो पिछले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े आराम से एक शिक निकाल दी एक्ट में से, जो ये कहता था कि आप स्कूल सील नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब आप अगर आप स्कूल सील कर सके, मेरे पास ये पावर हो, मैं तो स्कूल सील कर दूं और फिर मैं देखता हूं कि प्राइवेट ओनर किस तरह लाइन पे नहीं आते। वो बड़े बड़े स्कूलों को आप सील नहीं कर सकते, अब मैं ना ले सकती, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ये अच्छा, मुझे सबने ये कहा था कि तुम 20% भी कम नहीं करवा सकोगे क्योंकि बाकी सारे सूबों में से कोई नहीं करवा सक रहा। इन्होंने ये भी कहा था ना कि गवर्नमेंट तक नहीं होने देगी। आप देख लें आज ये फैसला भी आ गया कि नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने पंजाब में कर दिया ना, सिंध नहीं कर सक रही क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गई किसी ना किसी तरह से, बाकी क्यों नहीं कर सक रहे? अब आप बताएं कि वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है। कल वो नंबर जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा, टेलीफोन नंबर। सो मैं चाहूंगा कि जिन को इश्यूज आ रहे हैं एकदम फोन करना शुरू कर नहीं देना। आप पहले रिवाइज्ड बिल आने दें, 1 हफ्ता दें अभी उनको, ताकि वो रिवाइज्ड बिल बना सके। और अगर वो उसी पे इंसिस्ट करते हैं, आपको वही बिल देते हैं, प्लीज डू कॉल अस एंड लेट अस नो एंड देन विल गो फ्रॉम अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ही कंसर्न है, अभी आप लोगों ने जो छुट्टियां दी हुई हैं, जाहिर है ये एक क्राइसिस है, बिल्कुल ठीक फैसला है तमाम हुकूमतों का, इवन कि पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन अब जो पेरेंट्स का कंसर्न है ना, वो ये है कि मई के बाद जब जून में स्कूल खुलेंगे, भला की गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों में तो एसी वेसी सब कुछ चलें, बच्चों को ये फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जब हीट स्ट्रोक होता है, सन स्ट्रोक होता है, बड़े बड़े बीमार होना शुरू जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो क्या होगा? इस बारे में आप लोगों ने सोचा? अभी तो शायद हम कह सकते हैं क्योंकि अभी वो मौसम है, वो शिद्दत नहीं है। जून जुलाई अगस्त इतनी भला की गर्मी होती है, ये सब पता है, तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूलों में? शाज़िया, 2 थिंग्स। नंबर 1, ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें स्कूल कैलेंडर भी पूरा करना है, एंड द कंट्री इज गोइंग थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होते हैं आपको। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर गर्मी उस वक्त किसी एक्सट्रीम पे पड़ती है, एक तो हम टाइमिंग चेंज करेंगे, विल मेक द स्कूल मच अर्लियर। ठीक है जी। दूसरा, अगर एक्सट्रीम की गर्मी पड़ रही है तो 1 हफ्ता किसी वक्त ऑफ किया जा सकता है या कुछ दिन ऑफ किए जा सकते हैं। ये कोई कहीं लिखा नहीं हुआ कि कुछ हो नहीं सकता। देखें, एक इतनी बड़ी इमरजेंसी मुल्क के अंदर नाफिज हुई हुई है, एक इतनी बड़ी क़यामत का समा है जो आई हुई है, हमने उसकी तरह जिस तरह भी डील करना है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कि लोगों की जिंदगियां हमने आसान किस तरह करनी है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डॉक्टर मुराद राज, वज़ीर तालीम पंजाब, मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और मरीज़ों की तादाद 3500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 52 अफराद जान की बाजी जो है ना वो हार चुके हैं। अगर आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला कोरोना का मरीज़ सामने आया था। 26 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक पाकिस्तान में जो तो केस थे वो 2007 केसेस थे, लेकिन 1 अप्रैल से आज के दिन तक इन केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। 1 अप्रैल से अब तक पाकिस्तान में 1500 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और इन्हीं दिनों में, इन 6 दिनों में 26 अमवात भी रिकॉर्ड की गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मुल्क में कोरोना वायरस से पहली हलाकत 18 मार्च को हुई थी और 31 मार्च तक ये अमवात 26 तक पहुँची थी, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से इसमें इजाफा ही देखने में आया था। इस सारी सूरत हाल में उम्मीद की किरण ये भी है
कि अब तक पाकिस्तान में 257 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। इसलिए इस वायरस से डरना बिल्कुल नहीं है, इस वायरस से सब ने लड़ना है, लेकिन एहतियात के साथ, एहतियाती तदाबीर जो है ना वो आप लोगों ने उसके साथ चलना है। इसलिए हम आपसे हमेशा अपील करते हैं, आज भी मैं आप लोगों से ये अपील करूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना ये कोरोना हमारे साथ साथ हमारे अपनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।